हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण विकार या एक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं एक ध्रुवीय विकार, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर। देखिए, शॉर्ट टर्म में समय बचाने के लिए हम इसको यूडीबी कहेंगे। बार बार हम यूडी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसका अर्थ है यूनिपोलर डिसऑर्डर, यानी हिंदी में कहेंगे एक ध्रुवीय विकार। सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन। एक ध्रुवीय विकार यानी कि यूनिपोलर डिसऑर्डर रोगी के संवेगात्मक मूड, यानी कि जो इमोशनल आपका मूड है, को प्रकट करता है। ठीक, ये डिफाइन करता है कि आपका इमोशनल मूड कैसा है उस समय जब आप उस रोग से ग्रस्त हैं, जो या तो चित्तो उत्साहित, मैनिक, चित्तो उत्साहित बोलते हैं, ठीक है, या अवसाद हो सकता है, या विषाद या डिप्रेसिव। देखिए, दो पार्ट है इसमें, मैं शेयर करूंगा आगे सामने। या तो उसका जो मूड है, इमोशनल मूड, या तो बहुत हैवी, चित्तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, अवसादी। ये चीजें, इनमें से किसी कोई एक स्थिति हो सकती है व्यक्ति की, उसको यूनिपोलर डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। एक ध्रुवीय विकार से पीड़ित व्यक्ति इन दो मनोदिशाओं में से किसी एक में ज्यादा ग्रसित होता है। ये एक, इससे पहले हम परिभाषा तो हमने पढ़ ली और जान ली। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। डीएसएम 4 में डिफरेंट पैटर्न था। डीएसएम 5 ने इन डिसऑर्डर्स को अलग जगह रख दिया है। तो डीएसएम 5 कहता है कि बाइपोलर 1, इसको यूनिपोलर नाम से नहीं है डीएसएम 5 में। वो कहता है कि बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2, यानी यूनिपोलर डीएसएम 5 में शब्द नहीं है। क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए मुझे आपके साथ डिस्कस करना ही पड़ रहा है। और बहुत सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो है, इस बात पर बहस जारी है कि यूनिपोलर डिसऑर्डर क्या है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा वो केवल उत्साहित ही रहे, कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड ही रहे? क्योंकि ऐसी स्टेट्स जो है व्यक्ति में ऑल्टरनेटिंग बार बार आती रहती हैं। कभी उत्साहित हो जाता है व्यक्ति, कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट हो। तो मैं आपको शुरुआत में एक क्लियर कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिपोलर डिसऑर्डर दिया हुआ, हालांकि यूनिपोलर शब्द अब नहीं है डीएसएम 5 में, आईआईसीडी 11 में, तो हमें क्या करना होगा, तो इसे केवल जानना है। उन्होंने बाइपोलर 1 का नाम दे दिया गया है। क्लियर? क्योंकि सिलेबस में है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। क्योंकि सिलेबस जब रिवाइज होगा तो उसमें से यूनिपोलर जो डिसऑर्डर है ये हटा देना चाहिए, क्योंकि अब इसका चलन लगभग बंद हो चुका है, होने वाला है। अब उन्मादी और अवसादी, यानी मैनिक और डिप्रेसिव, दो स्टेट हो गई ना। इन दोनों जो स्टेट मतलब स्थिति, दोनों स्थितियों में एक भारी अंतर होता है, बहुत बड़ा एक अंतर होता है। जो व्यक्ति उन्मादी किस्म का हो और जो अवसादी किस्म का हो, जो मैनिक हो या बहुत ज्यादा डिप्रेसिव, ठीक है, उनमें एक बहुत बड़ा मेजर अंतर होता है। बहुत सारे मेजर अंतर होते हैं, लेकिन मुख्य मेजर अंतर क्या होता है उसमें, ये होता है। अर्थात जो उन्मादी किस्म का है वो शत्रुतापूर्ण हो सकता है, किसी से वो दुश्मनी पाल सकता है, उसको गुस्सा जल्दी आ सकता है, लेकिन वो जनरली किसी की हत्या नहीं करता है, वो आत्महत्या भी नहीं करता है। लेकिन उसी के अपोजिट देखिए, जो अवसादी होता है, डिप्रेसिव जो होता है, वो स्वयं की जान ले सकता है, होमिसाइड और मानवों की हत्या कर सकता है। इवन इन्फेंटिसाइड में भी वो एंगेज पाए गए हैं। रिसर्च बताती है कि शिशुओं की भी हत्या, छोटे बच्चों को भी वो मार देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है उन्मादी और अवसादी किस्म के लोगों में, यानी जिसमें एक प्रकार का एक ध्रुवीय जो विकार पाया जाता है, यूनिपोलर डिसऑर्डर पाया जाता है। तो उनमें ये जो मेजर अंतर ये है। ठीक, अब इसकी परिचय की बात करते हैं। व्यवहार प्रतिक्रिया यानी बिहेवियर रिस्पॉन्स की निरंतरता के दो दो चरम होते हैं, दो आयाम होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तरफ होगा उन्मादी, दूसरा तरफ डिप्रेसिव। एक स्केल लीजिए, जैसे कि आपके पास कोई स्केल है, स्केल के जो इसी तरह व्यवहार का भी एक स्केल होगा, रूलर होगा ना, जिसे हम लाइन खींचते हैं। उसके एक व्यवहार के एक एंड पर डिप्रेसिव स्टेट होती है और दूसरे एंड पर उन्मादी स्टेट होती है, यानी एक पर डिप्रेसिव, एक पर मैनिक स्टेट होती है। ठीक है, तो हमारा जो व्यवहार है उस स्केल के बीच ही में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति एक ध्रुवीय विकार से ग्रसित होता है, उसका व्यवहार किसी एक छोर पर मिलेगा, या तो बहुत ज्यादा वो उन्मादी होगा, बहुत ज्यादा अवसादी होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जो बहुत ज्यादा उन्मादी होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं होंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स उसमें कम होंगे, मैनिक के सिम्टम्स उसमें ज्यादा होंगे। वहीं पर अगर डिप्रेशन की बात करेंगे, जो व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होगा
तो उसमें डिप्रेशन के सिम्टम ज्यादा होंगे, लेकिन मैनिक के जो डिप्रेशन है वो कम होंगे, पर होंगे जरूर। इसीलिए तो इस पर बहस जारी है कि कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि किसे हम यूनिपोलर कहें, किसे हम बाइपोलर कहें। जब व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार के सिम्टम्स हैं, दोनों प्रकार की अवस्थाओं से वो गुजरता है, तो यूनिपोलर कैसे हुआ? ठीक हो गया। हो सकता है एक स्टेट ज्यादा हो, एक स्थिति यानी डिप्रेसिव स्टेट उसकी ज्यादा हो और मैनिक स्टेट कम दिखाता हो, लेकिन दिखाता तो है। तो ये बहस जारी है, इस पर हमें इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो इस पर न्यू रिसर्च आती रहेगी मैं आपको अपडेट इसमें देता रहूंगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? दिलचस्प रूप से, इंटरेस्टिंगली, एपिसोड के अंत में, चाहे उसका मैनिक एपिसोड हो चाहे डिप्रेसिव एपिसोड हो, उसके अंत में व्यक्ति क्या होता है, अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाता है हमें, ठीक है। और अवसादग्रस्त जो एपिसोड होता है, जब व्यक्ति डिप्रेसिव एपिसोड होगा, उसकी अपेक्षा जो उन्मत्त एपिसोड है, यानी कि जो मैनिक एपिसोड होता है, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो मैनिक स्टेट में बार बार ज्यादा आता है, बाद डिप्रेसिव में चला जाएगा तो लंबे समय तक रहेगा, लेकिन कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति उन्मादी प्रकार के यूनिपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त होता है, तो उसमें अवसाद प्रकार के यूनिपोलर जो डिसऑर्डर से ग्रस्त की तुलना में उन्मादी एपिसोड की अधिक बार होता है। मैंने आपको बता दिया है कि बार बार आपके अंदर हो सकता है, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा हो, यानी उन्मादी और अवसादी। आप ऐसा लिख दिए, मैं बताता हूं एग्जाम्पल के साथ। दो व्यक्ति हैं, एक ए ले लीजिए जिसमें कि उन्मादी है, मैनिक है, और एक ले लीजिए डिप्रेसिव है। तो जो मैनिक है ना, वो मैनिक जो बिहेवियर उसका है वो उसको बार बार दिखाएगा, लेकिन जो डिप्रेसिव वाला है वो बार बार नहीं दिखाएगा। एक बार डिप्रेशन में आ गया, लंबे समय डिप्रेशन में रहा, फिर कुछ समय बाद वो बाहर आ गया उससे, फिर डिप्रेशन में कई समय बाद जाएगा। लेकिन मैनिक क्या है, मैनिक हो गया, नॉर्मल होगा, फिर मैनिक हो गया। ये कहने का मेरा इसमें अर्थ है परिचय की बात, जहां तक एक दुर्विकार की संबंधित है। अब है इसकी कुछ विशेषताएं। अब यूडी एपिसोड की विशेषताएं। अब यूडी एपिसोड में मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा व्यक्ति है, क्या व्यक्ति कोई मैनिक है या डिप्रेसिव है? हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो जानना है। तो चलिए हम शुरुआत करें सबसे पहले उन्मादी किस्म की। जिस व्यक्ति के अंदर जो मैनिक होगा, जो उन्मादी किस्म का होगा, उसके क्या क्या उसकी विशेषताएं होंगी, उसके व्यवहार की क्या क्या विशेषता, व्यक्ति की विशेषताएं नहीं बात कर रहे हैं, उसके व्यवहार की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत करते सबसे पहले देखिए, उसके अंदर असीम ऊर्जा होती है, बाउंडलेस एनर्जी होती है, उत्साह होता है, बहुत आशावादी होता है, आनंदित होने की हद से अधिक उसके अंदर भावना है, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा छोटी सी बात की। ठीक है, मान लिया जाए उसका रिजल्ट आ गया और उसने साइकोलॉजी में 95% स्कोर कर लिए हैं, वो बहुत ज्यादा उन्माद हो जाएगा किस्म का, तो उत्साहित हो जाएगा, नाचना कूदना पार्टी करना इतनी हद तक जा सकता है कि कई बार नुकसानदेह हो सकता है। बाउंडलेस एनर्जी, असीम ऊर्जा उसके अंदर होती है, ये बात में ध्यान रखने की। दूसरा मुख्य पॉइंट इसमें, उसके अंदर कंसंट्रेशन की कमी पाई जाएगी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि हर बार उसको उछलना है, मैनिक वो होता रहता है, उसके अंदर उसे कंसंट्रेशन की, अटेंशन की कैपेसिटी की उसकी कमी मिलेगी। जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इट बिकम डिफिकल्ट टू टेक डिसीजंस, निर्णय लेने में हमें परेशानी होने लगती है। तीसरी विशेषता, विचार प्रक्रिया, जो थॉट प्रोसेस है, एक विषय से दूसरे पर बहुत तेजी से स्थानांतरित होती रहेगी, शिफ्ट होती रहेगी। आपने एक विषय पर कुछ चिंतन किया है, पूरा वो चिंतन हुआ एक नहीं हुआ, जो आदमी व्यक्ति मैनिक है वो दूसरे विषय पर जंप मार जाएगा, फिर तीसरे विषय पर जंप मार जाएगा, इस तरह से बहुत तेजी से अंतःस्थित मतलब ट्रांसफर उसका होता रहता है, शिफ्टिंग। नेक्स्ट कम्स दी अत्यधिक अधीरता, इंपेशेंस होता है, लाइन में लगा दीजिए टिकेगा नहीं, आप कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, उसको जल्दी रहती है कब सामने वाले हटे, कभी इसको धक्का मारेगा आगे वाले को, कभी मतलब दिस वे उसके अंदर इम्पेशेंट मिले, अधीर मिलेगा वो, ठीक है। और व्यवहार में कोई कंट्रोल नहीं, इट बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मैनिक पेशेंट। असाधारण योजनाओं के साथ वैभव विमोह होना आम बात होती, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग उसके पास होगी जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं होगा। और ग्रैंडियोसिटी भावना होती कि मैं राजा बन जाऊंगा, मैं बहुत तेजी से उठ सकता हूं इस दुनिया का, पर मैं राज करूंगा, ठीक है, मैं ही लीडर हूं, मेरे अंदर सब, मैं सब कुछ कर सकता। तो यानी कि ये सारी जो विशेषता उसके व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति दिखाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप तय नहीं कर सकते, तय करेगा साइकोलॉजिस्ट या सिकेट्रिस्ट। आप अंदाजा लगा सकते हैं व्यक्ति के अंदर मैनिक की कुछ ना कुछ पर संभावना है, मैनिक होने की, यानी यूनिपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना उसमें है। हम बात करते हैं एपिसोड की विशेषताएं जो थी, उस दूसरे कैटेगरी आ गई। अब तो ये थी कि अगर जो व्यक्ति मैनिक हो तो उसकी विशेषता वो होती है। अब जो अवसादग्रस्त हो, जो डिप्रेसिव हो, उसकी विशेषता क्या हो सकती है? देख लो, पहली जस्ट बिल्कुल उस स्केल के जस्ट अपोजिट है, ये कॉन्टिनम के। वो क्या है, बहुत उछलता, ये बहुत उदास,
गहन उदासी में व्यक्ति छाया रहता है और बिल्कुल अकेलापन महसूस करता है, चाहे वो दुनिया की भीड़ में हो, चाहे मुंबई की वो ट्रेन में हो, लोकल ट्रेन में बैठा हो, वहां भी उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। ये है उदासी की हद। ठीक। दूसरी विशेषता, हर वस्तु एवं स्थिति को आनंदहीन और बेकार समझता है, चाहे कितनी खुशी वाली बात हो, कितनी मजे वाली बात हो, कोई चीज कितनी टेस्टी हो, वो सारी उसके लिए कोई मजा उसमें नहीं आता, सारी चीजें उसको बेकार लगती हैं, सारी स्थितियां उसको बेकार। तीसरी विशेषता, अत्यधिक शून्यता का अनुभव, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, शून्य ही बिल्कुल रहेगा। शून्यता पूरी तरह उसको घेरे रहती है, अकेलापन, बिल्कुल अलोन, खालीपन उसको लगने लगता है। ठीक। अगली विशेषता, विचारों और अपेक्षाओं में नकारात्मकता हावी होना, मतलब जब भी विचार आएंगे ऑल आर नेगेटिव, बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो डोमिनेट करती है उसकी विचार प्रक्रिया में। और एक्सपेक्टेशन, किसी से भी अगर वो आशा करता है, अपेक्षा करता है, तो क्या सोचेगा कि ये तो मेरा नुकसान ही करेगा, मतलब नेगेटिविज्म उसका एक की फीचर होता है, समझ लीजिए। फिर स्व अभियोग्यता, मतलब अभियोगात्मक, मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी चीज का दोषी मानना, और वो जैसे उसने मतलब बहुत बड़ा कोई अनैतिक काम कर दिया, कोई मोरल उसने, वो मानने लगता है कि मेरे अंदर ना, मैं इसी चीज का जिम्मेदार हूं। अगर आज समझ ले कि बहुत तेज धूप हो गई ना, तो लगने लगा, धूप से उसने देखा कि पौधे सूख गए हैं, वो यार मैं जिम्मेदार, मेरे कारण मैंने कोई पाप किया होगा इसलिए ये धूप बहुत तेज हो रही है। देखिए इस टाइप की विचार प्रक्रिया उसके आने लगी। ठीक है। और रोग भ्रम, ठीक है, हाइपोकोन्ड्रियासिस, मतलब कि मुझे रोग हो गया है, ऐसा जैसे आजकल कोरोना की बात चल रही है, जो व्यक्ति यूनिपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित होगा उसको लगेगा कि कोरोना वायरस ना मेरे सिर पे बैठा हुआ, चारों तरफ मेरे घूम, देखो कोरोना घूम रहे हो, जेब में मैंने कोरोना रखे हुए, ऐसे उसको ऐसा फील होने लगता है, अनुभव होने लगता है। ये एग्जांपल दिया मैंने, ऐसा वैसे किसी ने किया नहीं, वैसा कोई रिसर्च नहीं है किसी ने कहा कि मेरे जेब में कोरोना रखा, मतलब इस हद तक व्यक्ति जा सकता है। रोग भ्रम इसी तरह से होता है। अगली विशेषता है खुद को बेकार और जीने के लिए अयोग्य मानना, मतलब मैं बेकार हूं, जिंदगी पे बोझ हूं यार, खत्म कर लेना चाहिए। जब ऐसी बात आई तो क्या होगा, वो अपनी जान ले सकता है, आत्महत्या कर सकता है, और कहता है कि मुझे इस जमीन पर लाने वाले जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों में इस समाज जिम्मेदार है, इस समाज ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो ये विचार जब उसके अंदर आने लगते हैं तो वो किसी और की हत्या भी कर देता है। देखिए डिप्रेशन में कितना व्यक्ति घातक हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगली विशेषता है, ऐसी उसको लगने लगता है कि मैं एक ऐसे ला इलाज बीमारी से, रोग से ग्रसित हूं, देखिए ला इलाज का कोई इलाज ही नहीं है, और उस बीमारी के कारण मेरे उस शरीर के जो आंतरिक अंग है ना, वो सब बेकार होने लगे धीरे धीरे, वो सारे यूजलेस हो रहे हैं, मेरे लंग्स खराब हो गए, मेरा हार्ट खराब हो रहा है, मेरा पेट भी खराब हो गया, हार्ट तो बंद हो, 2 दिन से धड़क नहीं रहा है, ब्रेन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो गल चुका ब्रेन, वही सोचने लगता है, मेरी हड्डियां बिल्कुल कमजोर है, कभी भी टूट सकती। तो इस टाइप की, मतलब वो लगता है कि मैं एक ऐसी लाइलाज बीमारी से हूं, भगवान ने मुझे ऐसी बीमारी दे दी है, या कुदरत ने, कि जिसकी कोई इलाज नहीं है, और मैं धीरे धीरे मेरे सारे अंग बेकार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ विशेषताएं थी। सॉरी। अब यूडी एपिसोड के प्रकार, आप देखो यूडी एपिसोड ना 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया आपको, एक तो उन्मादी होता है और दूसरा क्या होता है, अवसादी। उन्माद में आपको देख हाइपोमेनिया, उन्मादी भी कई प्रकार के, हाइपोमेनिया तीव्र उन्माद जिसको बोलते हैं एक्यूट मैनिया, और फिर डिलीरियस, मतलब सारी हदें पार करता है उन्माद की, उत्साहित होने की। दूसरा अवसाद, डिप्रेशन में क्या होता है, साधारण सिंपल डिप्रेशन, फिर होता है तीव्र डिप्रेशन हो सकता है, फिर अवसाद ग्रस्त अवसाद, डिप्रेसिव डिप्रेशन, बहुत ही अंतिम अंत सीमा है, लिमिटेड। और ये थे यूडी एपिसोड के प्रकार। अब नैदानिक मापदंड, इसका मतलब ये है कि इसका नैदानिक का मतलब डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या हो, किस व्यक्ति को हम यूनिपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित मान सकते हैं, यूडी से मान सकते हैं। पहली बात करेंगे हम उन्मत्त अवस्था, मैनिक स्टेज, निरंतर विस्तृत या चिड़चिड़ा मूड, दिन के अधिकांश भाग में और लगभग हर दिन। क्लियर, मतलब दिन का जो है ज्यादा से ज्यादा हिस्से में व्यक्ति इस प्रकार करता है, निरंतर क्या करेगा, विस्तृत रहेगा, चिड़चिड़ा मूड उसका रहेगा, और लगभग रोज ही अगर ऐसा होता है, और कम से कम अगर ये चीज 1 सप्ताह तक बनी रहे, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर वो मैनिक के लक्षण आ चुके हैं, मैनिक हो चुका है। और उसके साथ साथ नीचे जो नीचे लक्षण आ रहे हैं उनमें से कम 3 या उससे अधिक होने चाहिए। वो अगर लक्षण दिखाता है तो उसको क्लियर कट उसको मान सकते हैं कि द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द यूनिपोलर डिसऑर्डर एंड मैनिक टाइप। ओके।
हद से ज्यादा आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है। मक्खी भी अगर कान पे बैठ गई तो इस मक्खी की मत कैसे हुई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की। क्लियर। दूसरा, नींद की कम जरूरत महसूस होना, नींद सोने की इच्छा ही नहीं होती। अरे सारा दिन उत्साहित रहना, नींद किसी लिए कौन है, नींद नींद आनी नहीं उसको। नेक्स्ट, सामान्य से अधिक बातचीत करना, बहुत टॉकेटिव होना, बातों नहीं, जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा बात करना। ठीक। अगला है विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन, मतलब जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना, कोई काम कर रहे हैं डिस्टर्ब, फिर इधर कभी उधर देखा, उछल कूद, यहां बैठे वहां बैठे, वे मैनिक के लक्षण होते हैं। अगला है लक्ष्य से निर्देशित गतिविधि में अप्रत्याशित वृद्धि, गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर होता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये काम करना है, छोड़ दीजिए इसको, फिर इसको करना है, मतलब गोल डायरेक्टेड इस टाइप से एक्टिविटी करने लगता है। अगली है जानबूझकर ऐसे कार्यों में उलझना जो बाद में कष्टकारी साबित हो। हम कहते हैं ना अपनी आप बोलचाल की भाषा में, बेकार के पंगे ले लेना, है ना। और इसके साथ साथ और भी है कि जो लक्षण है ना, ये किसी दवाई से नहीं होने चाहिए, किसी नशे से ना हो, या किसी और बीमारी, व्यक्ति को डिसऑर्डर और है उसके कारण उसमें भी लक्षण दिखाई ना दे। तो ये है मैनिक टाइप की जो अवस्था होती है ना, उसमें अगर व्यक्ति इस टाइप के लक्षण दिखाता है, ऊपर वाली बात तो मुख्य रूप से सेम है, और नीचे जो मैंने 5 दिए हुए हैं इनमें से 3 व्यक्ति कम से कम अगर दिखाता है तो उसको माना जा सकता है कि वो इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द यूनिपोलर डिसऑर्डर एंड मैनिक टाइप। अब दूसरा इसका कॉन्टिन्यूम आ गया, अवसाद ग्रस्त अवस्था है, उसके कौन कौन से क्लिनिकल क्राइटेरिया है, ये भी देखो, इनमें से 5 या उससे अधिक और 2 सप्ताह तक वो दिखाई व्यक्ति। ठीक है, जो मैनिक था उसमें क्या था, 1 सप्ताह तक वो लगभग हर रोज ये कंडीशन दिखाए, इसमें, और उसमें 3 थे, इसमें 5 हो गए। कौन कौन से, सारा दिन, लगभग हर दिन उदासी छाई रहना, उदास रहना, बिल्कुल चुपचाप, किसी से बात नहीं करना, अकेले बैठे। ठीक है। दूसरा है किसी भी गतिविधि में न रुचि लेना और न खुशी महसूस करना, कोई इंटरेस्ट कुछ भी हो गया, कोई बुआ जी आ गई घर पे, कोई मामा जी घर पे आ गए, कोई दोस्त आ गया, उसका कोई रिजल्ट आ गया, कोई जॉब भी लग गया, वो चाहे चुनाव भी जीत गया, वैसे ऐसा नहीं होता चुनाव जीतने के बाद तो, लेकिन फिर भी वो उदास बैठा, कुछ करने को है ही नहीं उसके, तो क्या है, डिप्रेसिव पेशेंट है ना, डिप्रेशन के साइन आ गए ना उसमें, कोई ना खुशी होना उसमें। दूसरा है शरीर का वजन घटना या बढ़ना, तो अब कितना घटे बढ़े, तो DSM-5 ये कहता है कि आपका जो नॉर्मल वेट है ना, अभी जो आपका वेट चल रहा है, उस वेट का 5% कम ज्यादा हो जाए। अगर व्यक्ति में 50 किलो है ना, तो 2.5 किलो वजन बढ़ जाए, घट जाए। ठीक है। अब ये अप्रत्याशित वजन घटना बढ़ना, ये भी आपको दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स है। अनिद्रा का शिकार होना, नींद ही नहीं आती, सोचता रहेगा व्यक्ति, सोचता रहेगा, पता नहीं कहां से क्या विचार प्रक्रिया चलती रहेगी, अकेलापन, सुनने कि जीवन में कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से, मतलब कि नींद आएगी नहीं, लगभग हर दिन नींद आए, समझ लो वो डिप्रेशन में जा रहा है। फिर अगला है थकान या ऊर्जा की कमी, उसको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, खत्म होगी मेरी एनर्जी, मेरे अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की, और ये लगभग हर रोज, ये बात करो मैं, हर रोज अगर ऐसी गतिविधि होती है तो, और 2 सप्ताह तक होती है, नीचे वाले जितने मैं डिस्कस कर रहा हूं उनमें से 5 या उससे अधिक, तो मान सकते हैं कि व्यक्ति जो है यूनिपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, और उसके अंदर अवसाद, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। नाकाबिलियत, इनएबिलिटी या अनुचित अपराध बोध की भावना, विभ्रम होने लगता है कि ये जो मैंने बताया था ना, धूप वाला एग्जांपल दिया था पहले, कि मान लीजिए बहुत तेज धूप निकलाई और पौधे सूख गए उससे, तो वह मेरे कारण हुआ है, और मैं बिल्कुल किसी लायक हुई नहीं हूं, नालायक हूं मैं, ये टाइप की उसके अंदर भावनाएं, फीलिंग्स या संवेग उसके अंदर आने लगते हैं। एक और है चिंतन, ध्यान केंद्रित करने या निर्णय लेने की क्षमता में सार्थक रूप से कमी आना। जब ऐसी स्थिति में आएगा व्यक्ति, ना वो कहीं ध्यान लगा पाएगा, ना कोई सकारात्मक उसका चिंतन होगा, और खास करके जब वो कोई फैसला उसको जब लेना होगा ना, तो वो ले नहीं पाएगा, क्या चीज सही है क्या गलत है उसको अंदाजा नहीं लगने लगता, जजमेंट भी उसकी डिस्टर्ब होने लगती है। अगर व्यक्ति इन जो लक्षण मैंने डिस्कस किए 5 या उससे अधिक लगभग लगातार 2 सप्ताह तक वो दिखाता है, तो आप पक्का मान सकते हैं कि द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम यूनिपोलर डिसऑर्डर एंड दैट टू बी डिप्रेसिव पार्ट, अवसादग्रस्त अवस्था से व्यक्ति गुजर रहा है। एक और है, चलिए वो रह गया, मृत्यु और आत्महत्या के विचार बार बार आना। ये बात अब डिप्रेशन की हम पहले चर्चा कर चुके हैं,
तो उसके अंदर ये मुख्य बात। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, उपयुक्त चिकित्सा, मेडिकेशन और व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी अगर दोनों संयुक्त रूप से दी जाए तो इस लाइलाज बीमारी का भी मैनेजमेंट संभव है। क्लियर? मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूं, प्रबंधन की, उचित प्रबंधन इसका किया जा सकता है। ठीक? कोई कारण इसके कि चलो उपचार के बाद कुछ कारण पर चर्चा कर थोड़ा लाइट डालेंगे। देखिए, संज्ञानात्मक व्यवहार, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बहुत सारे, लगभग काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर में इसका प्रयोग होता है, सक्सेसफुल पाई गई है। दूसरा है दवाएं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाई होती है, अगर डिप्रेसिव स्टेट है और तो मैनिक स्टेट है, उसकी अलग मेडिसिन है जो कि साइकियाट्रिस्ट उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं करते प्रिस्क्राइब। तीसरी है योग, करो योग, रहो निरोग हर रोज। इसीलिए अगर आप योग करते हैं, संपूर्णता में करते हैं, तो ये सारे बीमारियां अपने आप दूर भाग जाएंगी, और अगर हैं तो दूर चले जाएंगी, और योग करते हैं तो नजदीकी नहीं आएंगी। आप करके देख लीजिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, रिसर्च संस्थान, इंस्टीट्यूट ने इसको प्रूव कर दिया है कि योग एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी बीमारी को उसको इलाज करने में सक्षम होता है। ठीक है? अंत बात है विश्राम टेक्निक्स जो होती है, प्राणायाम, श्वसन व्यायाम और विश्राम रेडियो ध्यान, ये सारी चीजें। और कहता है कि अगली बात, योग और उपचार जो मेडिकेशन है या इन टेक्निक्स को अगर संयोग इकट्ठा दे इनको, तो किसी भी बीमारी का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। उसका इलाज के में भी उसकी एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। दोस्तों, ये उपचार थे कुछ। अब कुछ कारण, जैसे मैं बात कर रहा था, इसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अनुवांशिक, आपके माता पिता से आपको गिफ्ट में मिला हो। इसके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है? तो कोई ट्रॉमा हो, इमोशनल कोई ट्रॉमा, व्यक्ति को झटका लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो मतलब किस टाइप की प्रक्रियाओं से, इस टाइप के कारकों से व्यक्ति के अंदर यूनिपोलर डिसऑर्डर जन्म ले सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया यूनिपोलर डिसऑर्डर, एक ध्रुवीय विकार, ये मेरे संदर्भ और जहां से मैंने सारा मटेरियल दिया। तो हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी द्विध्रुवीय विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। वो क्या होते हैं, उनकी सारी इटियोलॉजी, निदान, जो भी चीजें डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।